नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सेल का एग्ज़ाम है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और सेल के एग्ज़ाम में जैसा आप सबको पता होगा, सिलेबस आप सबने देखा होगा ना। कुछ पोर्शन टेक का होता है और कुछ पोर्शन नॉन टेक का होता है, ठीक है। नॉन टेक में आपका मैथ भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रही है, करंट अफेयर्स आ रहा है, जीएस आ रहा है, ठीक है। तो नॉन टेक पोर्शन जिसमें आपका मैथ हो गया, जिसके 15 क्वेश्चन आने हैं, और रीजनिंग हो गया जिसके 15 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स के जो 15 क्वेश्चंस हैं उनकी हम लोग आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और कल से आपको रीजनिंग की भी जो 15 क्वेश्चंस हैं उनकी इंपॉर्टेंट क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ये। इसमें हम मैथमेटिक्स के वो सभी चैप्टर जो आपके सिलेबस में आने हैं उनसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिनको पढ़कर आप अगर एग्ज़ाम में जाएंगे तो 100% आप 15 में से 10 प्लस ज़रूर करके आएंगे, ठीक है ना। तो आप अच्छे से समझिए क्वेश्चंस को। और अगर आपने जैसे अभी तक कभी मैथ तैयार नहीं किया है तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। बिकॉज यहाँ पर हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, हम पूरा सिलेबस कवर नहीं कराएंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सिंप्लीफिकेशन का है पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 5√7 प्लस 2√7 इंटू, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं होता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। इंटू के बाद दिया है 6√7 प्लस 3√7, ठीक है। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप जिन्होंने मैथमेटिक्स अगर कभी भी पढ़ी होगी तो वो ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें आप ध्यान से देखना कि √7 यहाँ पर भी है और √7 यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो अगर दो संख्या जिनके बीच में प्लस का साइन है और रूट अगर सेम होता है तो वो दोनों प्लस हो जाती है, ठीक है। तो 5 और 2 हो जाएगा 7 और प्लस आ जाएगा √7, ठीक है ना। इंटू ऐसे यहाँ पर करेंगे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और पीछे क्या आ जाएगा √7, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि संख्या का संख्या से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, और रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है। तो 7 9 जा हो जाएगा 63, और √7 का अगर हम √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 नहीं होता है, याद रखना है आपको, क्या होता है 7, ठीक है ना, रूट हट जाता है। तो 7 का 63 मल्टीप्लाई करेंगे तो 621, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 441, ठीक है ना। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है एक संख्या इसके 1/3 के बराबर हो जाती है जब इसमें से 48 घटाया जाता है, तो उस संख्या का दोगुना क्या होगा, ठीक है ना। यानी वो कह रहा है अ नंबर बिकम्स इक्वल टू इट्स 1/3 व्हेन 48 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, व्हाट इज 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, ठीक है ना। यानी अगर हम किसी एक नंबर में से 48 माइनस कर दें तो वो नंबर अपने आप का कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर हम नंबर को x मान लें, ठीक है ना, यानी वो जिस नंबर की बात कर रहा है उस नंबर को हम क्या मान लें x। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि अगर इस नंबर में से हम कितना माइनस कर दें 48, ठीक है ना। तो हमने उस नंबर में से कितना माइनस कर दिया 48, तो वो नंबर अपने आप का 1/3 हो जाता है, यानी खुद का कितना हो जाता है 1/3, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए x माइनस 48, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3 आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे 48 को उधर लेके जाएंगे तो ये इधर आके हो जाएगा माइनस का बराबर 48, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 2x/3 इक्वल टू 48, ठीक है। 2 से 48 कट जाएगा 24 बार, और 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 24 में करेंगे तो आ जाएगा 24 3 72, यानी वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 72, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा। तो वो हमसे देखो ये पूछ रहा था व्हाट इज 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, ठीक है ना, यानी वो संख्या नहीं पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा था कि इस नंबर का दोगुना कितना होगा। तो नंबर हमारा कितना हो गया 72, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14,
यानी इसका 2 गुना हो जाएगा 144। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आने हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हम आपके एग्जाम में 100% आपको मिलेंगे। अच्छे से वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ब्याज की दर क्या है जो 14 साल में दोगुना पैसा कमाने के लिए प्रतिवर्ष लगाया जाना चाहिए। यानी व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट शुड बी इम्पोज्ड पर एनम टू गेट डबल द मनी इन 14 ईयर्स। ठीक है, यानी कि ब्याज की दर क्या है। तो सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछ रहा है, रेट। रेट मतलब क्या होता है, दर। ठीक है ना, हमें क्या बताना है, तो हम बोलेंगे हमें बताना है दर। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिए, ब्याज की दर क्या है, जो 14 साल में दोगुना पैसा पाने के लिए प्रतिवर्ष लगाया जाना चाहिए। देखो उसने एक बात बोली, दोगुना पैसा लगाने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर हम प्रिंसिपल पी मान लें, ठीक है, प्रिंसिपल हम क्या मान लेते हैं, पी, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो आप। ठीक है, तो वो पैसा कितना हो रहा है, 2 गुना। तो बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2p। ठीक है ना, अगर हम प्रिंसिपल कितना मान लें, p, तो अमाउंट कितना हो जाएगा उसका, तो अमाउंट हो जाएगा 2p। ठीक है ना, तो अगर अमाउंट 2p हो जाएगा तो बताओ, अगर हम ये कहें कि ऐसा ही यानी ब्याज कितना मिल रहा है हमें इस पर। ठीक है, तो ब्याज के लिए आपको पता है अमाउंट में से किसे माइनस करते हैं, प्रिंसिपल को। तो 2p में से अगर हम p माइनस करेंगे तो ब्याज कितना हो गया, p हो गया। ठीक है ना, और आपको पता है कि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना होता है, 100। ठीक है, तो जो ऐसा ही है वो हमारा कितना हो गया, p हो गया। ठीक है, एम, और जो अमाउंट है यानी प्रिंसिपल है वो भी हमने p माना है। रेट हमें निकालनी है, और टाइम कितना दे रखा है इसमें, टाइम दे रखा है हम लोगों को 14 ईयर्स। अपॉन कितना हो जाएगा, 100। ठीक है ना, तो p से p कट गया, यहाँ एक बचा, 100 का मल्टीप्लाई इधर, 14 इधर आ जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा 100 अपॉन 14। ठीक है ना, यानी अगर हम इसे 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 7, यानी 7 7 या 49, 7 होल 1/7%। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा क्या, रेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन दिया है वो 7.14, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 7.14%, क्योंकि 7 होल 1/7 का मतलब 7.14% होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, यानी कि अगर हमें यहाँ पर जो अमाउंट दिया है उसमें से हमें सिर्फ प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगी, और ब्याज का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट हम दर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से 4500 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी व्हाट इज द CI ऑन ₹4500 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इफ इट इज कंपाउंड ईयरली। ठीक है, तो CI का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका आ सकता है इससे। तो देखो ध्यान से, वो बोल रहा है टाइम 2 वर्ष है। ठीक है ना, पहले जो चीज़ें क्वेश्चन में हमें दे रखी हैं उनको हम लिख लेते हैं, और जो रेट है वो है 4% पर एनम। ठीक है ना, और जो अमाउंट प्रिंसिपल है वो हमें दे रखा है कितना, 4500 रुपीज़। ठीक है, और वो हमसे क्या पूछ रहा है, CI। ये क्वेश्चन ने हमें डाटा दिया है। ठीक है, कि 4500 रुपये पर 4% पर एनम की दर से 2 ईयर का जो CI होगा वो क्या होगा, वो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जो शॉर्ट मेथड होता है। ठीक है ना, इसमें अगर हम फार्मूला नहीं निकालते हैं क्योंकि जो CI का फार्मूला होता है वो थोड़ा कैसा होता है, टफ होता है, लेंदी होता है, इस वजह से CI का फार्मूला लगाकर हम इसको रेट से सॉल्व करते हैं। जैसे 4% है तो 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/100 परसेंटेज हटाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/25। ठीक है ना, 4% मतलब 1/25। अब हम जो नीचे लिखा होता है उसी को प्रिंसिपल मान लेते हैं। ठीक है, तो 25 लिखा हमने। अब टाइम कितनी ईयर है, 2 ईयर, तो उस पर पावर लगा ली। ठीक है ना, तो 25 की पावर कितनी होती है, 600
625, ठीक है। अब 625 पर हमें 2 वर्ष क्या लेना है, CI लेना है, यानी ब्याज लेनी है, ठीक है। तो 625 पर 1/25 की ब्याज से, यानी कि 1/25 की ब्याज दर से 1 वर्ष का, यानी पहले वर्ष का जो ब्याज होगा, ऐसे ही हमें दूसरे वर्ष का निकालना है, तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 25, इसका इसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही 625 पर 1/25 की दर से दूसरे वर्ष का भी ब्याज कितना होगा, 25 होगा, ठीक है ना। और जैसा कि आपको पता है CI में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलती है। तो जो पहली साल का जो ब्याज है उस पर भी हमें ब्याज कहाँ मिलेगी, तो आप बोलोगे दूसरी साल, ठीक है ना। तो इस 25 का भी 125 से अगर हम ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 25 यहाँ पर, 25 यहाँ पर, ये पहली साल ब्याज मिली, ये दूसरी साल ब्याज मिली, और ये उसे पहली साल की ब्याज पर ब्याज दूसरी साल उसे मिली, ठीक है ना। तो वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि CI यानी क्या निकालना है, CI निकालना है। तो आपको याद रखना है CI क्या होता है, इन सबको अगर हम प्लस कर दें, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या बताता है, CI यानी 25, 25, 50 और 1, 51, यानी हमारी 51 यूनिट होंगी, वो हमारी क्या होंगी, CI बता रही होंगी, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो कि 625 ये हमने क्या माना, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, 4500। तो हमारी जो 625 यूनिट होंगी, 625 यूनिट वो किसके बराबर हो जाएंगी, 4500 रुपये के बराबर, ठीक है ना। एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, तो 4500 अपॉन 625, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 51 यूनिट की। तो 51 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगी, तो 51 यूनिट इज इक्वल टू 4500 अपॉन 625 इंटू 51 कर देंगे, ठीक है ना। तो इसे बस काट पीट देंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखो 25 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 पंजे 25, 25 625, 25 चौक 100, 1 से 80, ठीक है ना। उसके बाद 5 से काट दो और कट जाए ये, तो 36, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे हम क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, 3, 1836, और डिवाइड लगा देंगे 5 का, तो 5 3 जा 15, तीन 367.2 रुपीज़, ठीक है ना। तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल इजी तरीका है, अगर आपने CI कभी भी चैप्टर किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ तो मेनली टीचर इसी तरीके से आपको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, JP और S की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 था। तो S की वर्तमान आयु क्या है, यानी द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ JP एंड S इज 93। 10 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 2:3:4। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ S, ठीक है ना। तो देखो JPS की वर्तमान आयु, JPS की अगर हम वर्तमान आयु की बात करें तो इनका योग तीनों का कितने वर्ष है, तो आप बोलोगे 93 वर्ष, ठीक है ना। यानी इन तीनों की वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है, 93 वर्ष है, ठीक है ना। अब वो हमसे कह रहा है तथा उनकी उम्र का अनुपात 10 साल पहले, याद रखना कब बोल रहा है, 10 साल पहले क्या था अनुपात, 2:3:4, 2:3:4। बट ये कब कब था, तो हम बोलेंगे ये था 10 वर्ष पहले, ठीक है ना। और जो हमें ये 93 वर्ष दिया है, ये आयु का जो योग दिया है वो कब का दिया है, वर्तमान का। तो इस 10 वर्ष को हमें वर्तमान में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, सब में 10 10 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम J की उम्र 2x मान लें, ठीक है, P की अगर हम 3x मान लें और S की अगर हम 4x मान लें, तो ये 10 वर्ष पहले की है। अगर हमें आज वर्तमान में लानी है तो सब में क्या प्लस करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 10, ठीक है ना। तो तीनों में हमने 10 प्लस कर दिया तो इनकी वर्तमान की हो गई।
अब हमें क्या करना है, तीनों का उम्र का योग दे रखा था कितना, 93 वर्ष। तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 4 3 7 8 और 9 एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 93 वर्ष। ठीक है, तो 9x बराबर 30 93 में से माइनस करेंगे 63, x बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 7। वो हमसे पूछ रहा था व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ s, s की प्रेजेंट एज कितनी है। तो s की एज हमने 4x प्लस 10 मानी थी, x की वैल्यू 7 आ गई। तो 7 चौक 28 प्लस 10 बराबर 38 ईयर। ठीक है ना, यानी जो s है उसकी हमारी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 38 साल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ रे एक वस्तु उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, वह उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है ना, यानी रे बाइस एन आर्टिकल फॉर 10 लेस देन इट्स वैल्यू एंड सेल इट फॉर 10 मोर देन इट्स वैल्यू, ही इज गेन और लॉस परसेंट। ठीक है ना, तो जैसे बोल रहा है इजी क्वेश्चन है, करेंगे इसको, देखो ध्यान से। रे ने एक वस्तु मूल्य से 10% कम पर खरीदी, यानी वस्तु का जो वस्तु वो खरीद रहा है उसका मूल्य आप कितना मान लो, 100। अब उसने इससे 10% कम पे खरीदी, तो 100 से अगर 10% कम पे खरीदी तो बताओ उसने उस वस्तु को खरीदा कितने में, तो 90 में खरीदा। ठीक है ना, तो वो हमसे कह रहा है कि इसे वो 10% अधिक पर, मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है। तो 100 से 10% अधिक पर अगर वो बेच रहा है इसे, तो कितने की बेच रहा है, 1 से 10 की। तो बताओ उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, तो हम बोलेंगे 20 का। कितने पर, 90 पर, गुणा कितने कर देंगे, 100 का। तो हमारा आंसर आ जाएगा 200, यानी 22 9%। 22 सही 2/9%। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 22 सही 2/9% उसको ओवरऑल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 20% और 30% बढ़ जाती है, नई आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 20% 30%, द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल्स एक्सीड द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल बाई। तो देखो बिल्कुल इजी फार्मूला है इसका। इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, ये आप लगा दोगे तो आपका जो आंसर है वो ईजिली निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो इसमें बोल रहा है लेंथ है वो 20% बढ़ रही है, और जो ब्रीथ है वो भी उसकी 20-30% बढ़ रही है। ठीक है ना, तो दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों प्लस के रहेंगे, 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30, एक्स और वाई को 20 और 30 मान लेते हैं। तो 20 और 30 कितना हो गया, 50, ये कट जाएगा, 3 और 2 5, यानी कि ओवरऑल उसका एरिया है वो कितना बढ़ जाएगा, तो हम बोलेंगे वो 55% बढ़ जाएगा। यानी जो हमारा आंसर होगा वो बन जाएगा, सॉरी 6 होगा यहाँ पे, 3 2 या 6, यानी उसका एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो 56% उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है ना, तो ये जनरल फार्मूला है। तो इस फार्मूले में आप परसेंटेज, जब आपका कोई भी ऐसा फार्मूला आता है जिसमें दो चीज़ों का, जैसे यहाँ पर एरिया है, एरिया में लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ऐसा कोई फार्मूला जहाँ पर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई होता है आपस में, वहाँ पर ये फार्मूला आपका काम कर जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर निकालोगे, 56% एरिया ओवरऑल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक स्कूल के 500 छात्र में से 35 क्रिकेट खेलते हैं, 45% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 10% ना तो फुटबॉल और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो कितने छात्र फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, 35% प्ले क्रिकेट, 45% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 10% नाइदर प्ले फुटबॉल और नॉट क्रिकेट। हाउ मैनी फुटबॉल और क्रिकेट, हाउ मैनी फुटबॉल, हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, यानी कितने छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500, उसमें से 30%, सॉरी 35% क्या खेलते हैं, क्रिकेट।
तो हम पहले क्रिकेट खेलने वाले निकाल देते हैं। तो 35% अगर क्रिकेट खेलते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, तो 175 175 स्टूडेंट क्या खेलते हैं, क्रिकेट। ठीक है, फिर वो कह रहा है 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो हम फुटबॉल वाले निकाल देते हैं। 500 का 45%, यानी 225 स्टूडेंट फुटबॉल खेल रहे हैं, और 10% ना फुटबॉल खेलते हैं और ना ही और कोई, तो वो भी निकाल देते हैं, जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं नाइदर क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, तो 500 के टोटल कितने हैं, 10%, यानी 50 स्टूडेंट ऐसे हो गए जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं, यानी 175 स्टूडेंट हो गए जो क्रिकेट खेलते हैं, 225 हो गए जो फुटबॉल खेलते हैं, और 50 स्टूडेंट वो हो गए जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो हमें वो निकालने हैं जो दोनों खेलते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों को प्लस करके जो कुछ नहीं खेलते हैं उन्हें माइनस कर दो। तो देखो 175 में 225 प्लस कर दो, कितने हो गए, 400। ठीक है ना, अब 400 में से कितने माइनस कर दो, 50, क्योंकि ये तो कोई खेल खेलते ही नहीं है, तो कितने बचे, 350। ठीक है ना, यानी 350 वो स्टूडेंट हो गए जो ना तो जो दोनों खेल खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं प्लस फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही जीता, हमने पहले क्रिकेट खेलने वाले निकाल लिए, फुटबॉल वाले निकाल लिए, और जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों नहीं खेलते हैं वो भी निकाल लिए, और फिर दोनों को जोड़कर जो कुछ नहीं खेलते हैं उसे माइनस कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक परीक्षा में अधिकतम अंक का 30% पास ग्रेड होता है, एक छात्र को 1 से 20 अंक मिलते हैं और वह 90 अंकों से असफल हो जाता है, अधिकतम अंक बताइए जो एक छात्र को प्राप्त होते हैं। In an examination, 30% of the maximum marks fetch a pass grade. A student gets 120 mark and was failed by 90 marks. Find the maximum mark one can score. ठीक है ना, तो मैक्सिमम मार्क पूछ रहा है, अधिकतम मार्क्स पूछ रहा है, तो देखो मैक्सिमम मार्क्स हम मान लेते हैं x, मैक्सिमम मार्क्स हमने कितने मान लिए, x। ठीक है, अब हमसे ये कह रहा है कि एक छात्र अधिकतम अंक का 30, देखो पास होने के लिए हमें टोटली कितने परसेंट चाहिए, 30%। पास होने के लिए हमें अधिकतम अंक के कितने चाहिए, तो आप बोलोगे 30%। ठीक है, बट एक छात्र है वो 90 अंकों से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। 90 अंकों से असफल होने का मतलब कि पास होने से उसके 90 नंबर कैसे आए, कम। ठीक है ना, यानी कि अगर उसे 90 और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है ना, तो जो पासिंग मार्क्स है उससे उसके नंबर कितने हैं, सॉरी 90%, 90 नंबर कम आए हैं, तो यहाँ पे पासिंग में से कितने माइनस करेंगे, 90, यानी उसके पास इतने नंबर आए। यानी कोई कह रहा है मैक्सिमम मार्क हमने एक्स माने, एक्स का 30% में पास होता है, बट उसके जो नंबर है वो पासिंग से भी 90 कम है। ठीक है, 90 नंबर से वो फेल हुआ है, और ये जो नंबर हो गए ये क्या हो गए, जितने उसे मिले हैं, जो नंबर मिले हैं वो पासिंग से 90 कम है, और मिले कितने हैं उसको, तो वो मिलता है एक छात्र को 1 से 20 अंक मिले। कितने अंक मिले, 1 से 20, तो पूछ रहा था मैक्सिमम मार्क्स बताइए। ठीक है ना, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x इंटू 30/100, 1 से 20 में 90 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 310। ठीक है ना, सॉल्व कर देंगे इसको, 0 से 0 कट गया, और x बराबर, सॉरी 210 होगा, तो सॉल्व कर देंगे, 210 इंटू 10/3, तो मैक्सिमम मार्क कितने हो गए, 700। ठीक है ना, यानी कि उसके जो मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 700, यही वो क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है ना,
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पी के पास क्यू की तुलना में 20% अधिक आए। ठीक है, पी के पास क्यू की तुलना में 20% अधिक, तो क्यू के पास अगर हम 100 मान लें तो पी के पास क्यू से 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 1 से 20। इनका अगर हम अनुपात निकालें तो अनुपात आ जाएगा 6:5। अब हमसे कह रहा है तो बताओ क्यू के पास पी से कितना प्रतिशत आय है जो पी के मुकाबले कम है, यानी क्यू की आय पी से कितनी कम है। तो बताओ कितनी कम है, इसकी 6 इसकी 5 है, तो 1 कम है। ठीक है, किसके मुकाबले बोल रहा है, यानी किससे कंपेयर कर रहा है, पी के मुकाबले। तो 1/6 गुणा 100। ठीक है ना, तो इसका जो हमारा आंसर बन जाएगा, 2 से काट दो, 3/50 यानी 16.67%। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो वो कह रहा है 15 छात्रों की ऊंचाइयों का औसत 75 है, लेकिन बाद में पाया गया कि एक छात्र की ऊंचाई गलत तरीके से 38 की बजाय 35 हो गई और दूसरे की 63 की बजाय 46 हो गई, तो सही औसत क्या होगा। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, 15 छात्रों की ऊंचाई का औसत 75 है, तो सबसे पहले हम योग निकाल लेंगे। योग के लिए 75 का गुणा किससे कर देंगे, 15 से, तो ये आ जाएगा 1125। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा 1125। ठीक है, योग इनका। अब वो हमसे क्या कह रहा था क्वेश्चन में, वो हमसे बोल रहा था कि जो वो हमसे कह रहा था कि एक छात्र जिसकी ऊंचाई गलत तरीके से 38 की बजाय कितनी ले ली, 35। अब अगर 38 की बजाय 35 ले ली तो इसमें से कितना माइनस करो, 35, क्योंकि ये फालतू ले रखी है। लेनी कितनी थी, 38, तो इसमें कितना जोड़ दो, 38। ठीक है ना, ऐसे ही दूसरे छात्र के साथ भी किया, 63 की बजाय 46 ले ली। जब 46 ले ली तो इसे 46 को क्या करो, माइनस, बट लेनी कितनी थी 63, उसे क्या कर दो, प्लस। इसे सॉल्व कर दो और 15 का फिर से भाग लगा दो, औसत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो 35 में से 38 माइनस करेंगे, कितने बचे, 2, सॉरी 5, 3, 5 और 3 8। ठीक है, 46 में से 63 माइनस करो तो कितने बचेंगे, 17। ठीक है ना, 17 और 3 20, 20 में 1125 में जोड़ लेंगे तो 1145। इसका डिवाइड 15 से लगा देंगे। ठीक है ना, तो 5 3 या 15, 5 2 या 10, 5 2 या 10, 5 9 या 14, 76 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे वो 85, 98, 52 और 76 है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर 76 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है ना, तो जिसको 11 की डिविजिबिलिटी का नियम पता होगा वो तुरंत चेक कर लेगा कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखिए संख्याएं कौन सी दी हैं हमें, दूसरी दे रखी है 4212, तीसरी दे रखी है 4515, 4437। ठीक है ना, ये संख्या दी है, इनमें से पूछ रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, 11 की जो डिविजिबिलिटी है उसका नियम क्या होता है कि अल्टरनेट पेयर का संख्याओं का योग, या तो योग का डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए। कैसे, देखो 4 में कितना जोड़ो, 3, कितना आया 7, 7 और 4 कितने हो गए 11। ठीक है ना, 7 और 4 11, और 11 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 4 का, तो ये 3 से 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये डिफरेंस या तो आपका 0 आए या फिर 11 का कोई भी फैक्टर आए, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखते हैं 4 और 1 कितना आया 5, 5 और 5 कितना आया 10, 5 और 10 में कितने का अंतर है 5 का, तो भी ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना, 4 और 1 कितना आया 5, 2 और 2 कितना आया 4,
5 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। याद रखना मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, ये मत सोचना कि माइनस में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अंतर बोल रहा हूँ। अंतर हमेशा बड़े में से छोटे को घटाकर आता है, ठीक है। तो 5 में से 4 घटाया 1 बचा, और ये भी तो ये भी नहीं डिविजिबल होगा, क्योंकि तभी होगा जब 0 आए या 11 का कोई फैक्टर आए, ठीक है ना। ऐसे यहाँ देखो 3 और 3 कितने हो गए? 6। 3 और 3 कितने हो गए? 6, और 6 में 6 गया कितना हो जाए? 0। तो ये हमारा किससे डिविजिबल होगा? 11 से, ठीक है ना। तो 11 से वही संख्या डिविजिबल होती है जिसके अल्टरनेट पेयर का सम का डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का कोई फैक्टर आए, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 18 महिलाएं 10 दिन में एक काम पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष वही काम 12 दिनों में एक ही काम पूरा करते हैं। महिला और पुरुष की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? ठीक है, तो ध्यान से देखना 18 महिलाएं, ठीक है ना। 18 महिलाएं यानी कि एम मान लिया, महिलाओं का मतलब एम, उस काम को कितने दिन में करती हैं? तो हम बोलेंगे 10 दिनों में, ठीक है ना। एक काम पूरा करते हैं। 16 पुरुष वही काम 12 दिनों में करते हैं। अब देखो वही काम बोल रहा है तो दोनों काम बराबर कर दो। 16 पुरुष वही काम कितने दिन में करते हैं? 12 दिनों में, ठीक है ना। पूरा करते हैं तो महिला और पुरुष का कार्य क्षमता का अनुपात पूछ रहा है। बिल्कुल ईजी है, सॉल्व कर देंगे इसको। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 निम्न 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि m इंटू इधर बचा 15 और p इंटू इधर बचा 16। तो महिला अपॉन पुरुष 15 अपॉन 16, ठीक है। तो पहले ये देखेंगे रेशियो किसका पूछ रहा है, तो महिला और पुरुष की कार्य क्षमता, यानी महिला पहले आएगी, रेशियो पुरुष, इनका जो कार्य क्षमता का अनुपात बनेगा वो 15:16 बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा 15:16, ठीक है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, राइट हुआ, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, पी काम का एक भाग 54 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, आर 24 दिन में। क्यू और आर काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिनों के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर पी काम लेता है तो पी काम को पूरा करने में के लिए आवश्यक समय कितना होगा, ठीक है। तो देखो पी है वो कितने दिन में कर रहा है? 54 दिन में। क्यू है वो कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। और आर है वो कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में, ठीक है। पी कितने दिन में कर रहा है तो हम बोलेंगे 54 दिन में। क्यू कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। और आर कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, अब हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि पी 54 दिन में कर रहा है, क्यू 18 दिन में कर रहा है, और आर इस काम को 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास चल रही है, अगर आप उसे रेगुलर ले रहे होंगे तो इसे करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो इनका अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका जो टोटल वर्क निकल के आएगा वो निकल के आएगा 216, ठीक है ना। यानी इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 से 16। तो ये एक दिन का काम हो जाएगा 4, क्यू का एक दिन का काम हो जाएगा 18 सत्ते, नहीं 18 इंटू 12, हाँ, और 24 से हो जाएगा 9 बार, ठीक है ना। तो पी एक दिन में कितना करेगा? 4, क्यू एक दिन में कितना करेगा? 12, आर एक दिन में कितना करेगा? 9, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्यू और आर काम शुरू करते हैं, क्यू प्लस आर दोनों मिलकर शुरू करते हैं और कितने दिन तक करते हैं? 4 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। कितने दिन तक किया? तो आप बोलोगे 4 दिन तक। और बताओ क्यू और आर, क्यू एक दिन में कितना करता है? 12, आर एक दिन में कितना करता है? 9। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे होंगे? तो दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे होंगे 21, ठीक है ना। तो इन्होंने काम कितने दिन किया? 4 दिन। तो कितना कर दिया? तो कितना कर दिया? 84, यानी क्यू और आर 4 दिन तक काम कर कर 84 यूनिट कर कर चले गए, ठीक है ना। उसके बाद कौन आया? अब जब 84 यूनिट खत्म हो गई तो बताओ काम कितना बचा? तो 84 इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ 8 9 10 11, 1 से 32 यूनिट।
अभी 132 यूनिट करने के लिए कौन आया? पी, ठीक है ना। पी एक दिन में कितनी यूनिट करता है? 4। तो 132 करने में उसे कितने दिन लग जाएंगे? तो हम बोलेंगे 33 दिन, ठीक है। तो पी को 132 यूनिट करने में 33 दिन लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा ए, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट में दिया है एक आदमी 30 घंटे में एक जगह पहुंच जाता है। यदि वह गति को 1/10 कम करता है तो वह एक ही समय में ही ट्रेवल 9 किलोमीटर लेसर देन द सेम टाइम। तो वह उसी समय को 9 घंटे कम समय में क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। नहीं सॉरी, एक बार बोलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी 30 घंटे में एक जगह पहुंच जाता है। यदि वह गति को 1/10 कम कर देता है तो वह एक ही समय में 9 किलोमीटर कम यात्रा करता है। तो उसकी गति क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अ मैन कैन रीच अ प्लेस इन 30 आवर इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाई 1/10 ही ट्रेवल 9 किलोमीटर लेसर इन द सेम टाइम, फाइंड हिज स्पीड, ठीक है। तो उसकी हम स्पीड कितनी मान लेते हैं? x किलोमीटर पर आवर। उसकी आप स्पीड कितनी मान लो? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो हमसे कह रहा है कि एक आदमी 30 घंटे में एक जगह पहुंच जाता है। तो बताओ डिस्टेंस कितनी हो गई? तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? x, और वो कितने घंटे में पहुंच रहा है? 30 घंटे में। तो बताओ डिस्टेंस कितनी हो गई? 30x किलोमीटर, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे डिस्टेंस हो गई 30x किलोमीटर, ठीक है ना। फिर उसने कहा यदि वह अपनी गति को 1/10 कम कर देता है। 1/10 कम करने का मतलब कि पहले x थी, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो अब उसकी स्पीड हो जाएगी x का 1/10, यानी x/10 माइनस कर दो तो कितना बचा? 9x/10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब इतनी गति से अगर वो चलता है और कितने किलोमीटर कितने घंटे में? 30 घंटे में। तो बताओ कितनी डिस्टेंस अब कवर कर रहा होगा? तो अब वो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा 9x/10 इंटू 30, यानी अब कवर कर रहा होगा 27x किलोमीटर, ठीक है। तो पहले कवर कर रहा था 30, अब कर रहा है 27x। तो बताओ कितनी कम कर रहा है? तो 30 में 27 घटाए तो बचे 3x। वो कह रहा है कि कितनी कम हो रही है? 9 किलोमीटर। तो ये 3 से 3 बार कट जाएगा, तो x बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुई उसकी स्पीड, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये हमारे वेरी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो आज की क्लास में हमने कराए हैं, ठीक है ना। आपको अच्छे से कवर करना है, और कोई भी डाउट अगर इन क्वेश्चंस में आपका रह गया है तो आप कमेंट करके बताना हमें, ठीक है ना। हम उसका आपको सॉल्यूशन देंगे। और इसी तरीके से कल आपकी रीजनिंग की क्लास आएगी और मैथ की क्लास आएगी, ठीक है ना। तो आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है अच्छे से रेगुलर क्लास लेनी है। इन 15 क्वेश्चंस की पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा मैथ और रीजनिंग का। मैथ और रीजनिंग का आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, अच्छे से बस रेगुलर क्लास लीजिए। और अगर आपको क्वेश्चंस और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सब लोगों ने हमारी क्लास ली उसके लिए दिल से धन्यवाद। भगवान आप सब लोगों का भला करे। गुड नाइट, थैंक यू, बाय।